हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल वेदिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम इतिहास से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और यह इस सीरीज का 5वां वीडियो है। इसके पहले के जो 4 वीडियो हैं इसमें हमने जो है 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है, जो कि बीपीएससी और बिहार पीसीएस या पीसीएसजे की जो परीक्षाएं हैं और उसके लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और ये जो बहुत बार वहाँ पे पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो यह जो सीरीज है ये हमने क्रम से शुरू किया है, प्राचीन इतिहास से लेकर के और आगे हम आधुनिक भारत तक बढ़ रहे हैं। इसके माध्यम से हमने प्राचीन इतिहास के प्रश्नों को देखा, मध्यकाल को देखा और इस वीडियो में हम आधुनिक इतिहास के जो आधुनिक कालीन इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। और यह जो है जो बिहार के लिहाज से, बिहार पीसीएसजे के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे साथ इन प्रश्नों को क्रम से सॉल्व कीजिए और अपनी तैयारी को एक बेहतर बनाइए। तो इसके पहले के अगर वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उन सारे वीडियो को आप देखें और क्रम से देखें, एक से लेके आगे तक जो भी हम इसको जितना भी हम इसको प्रोवाइड कराएं, तो आपकी तैयारी जो है ताकि एक बेहतर बन सके और पूरे इतिहास से जो भी प्रश्न पूछे जाए वहाँ उसमें आप सहज महसूस कर सकें। तो इसके अलावा जो है हमारी सीरीज जो है विज्ञान के ऊपर भी चल रही है और साइंस का जो उसमें भी हमने कई पार्ट में वीडियो प्रोवाइड कराए हैं। तो उसकी प्लेलिस्ट है चैनल वेदिकारी पर, आपको मिल जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि और भी जो वीडियो हैं वो आपको समय समय पर मिलते रहे। तो इसके अलावा दोस्तों, पीसीएसजे के लिए जो लॉ वाला पेपर है उसमें जो लॉ से संबंधित सिलेबस हैं उन सारे सिलेबस के संबंध में जो भी एमसीक्यूज के रूप में वीडियो हैं वह चैनल पर उपलब्ध हैं। आप उनको भी देख सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं और इसके बारे में अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं कि आगे के किस प्रकार के प्रश्न बनाए गए हैं। तो अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र था जो कि अफीम के उत्पादन के लिए फेमस था? तो भारत में जो बिहार वाला क्षेत्र है यह अफीम और शोरा का जो उत्पादन है उसके लिए जो है बहुत ही प्रसिद्ध था और यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी की अफीम और शोरा प्राप्त होता था। नेक्स्ट है, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान कर दी थी? तो शाह आलम द्वितीय जो है यह मुगल सम्राट था। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। नेक्स्ट है, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध यह अंग्रेजों द्वारा किसके विरुद्ध लड़ा गया था? तो वांडीवास का युद्ध जो है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। तो इसमें से अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच वांडीवास का युद्ध लड़ा गया। तो कब लड़ा गया? तो यह 1760 में लड़ा जाता है। तो इसमें जो है फ्रांसीसी पराजित होते हैं, फ्रांसीसी पराजित हो जाते हैं और अंग्रेजों की विजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो रणजीत सिंह ने प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा है यह प्राप्त किया था शाहसुजा से। इसके अलावा रणजीत सिंह के बारे में और भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं अलग अलग परीक्षाओं में। तो जैसे इनकी राजधानी कहाँ थी? तो राजधानी इनकी लाहौर थी। ये कई बार पूछा गया है कि राजा रणजीत सिंह की जो राजधानी है वह कहाँ थी? तो यह जो है लाहौर थी। और दूसरी बात यह है कि इनका जो साम्राज्य है, इनका जो राज्य था उसमें श्रीनगर शामिल नहीं था, श्रीनगर इसमें शामिल नहीं था। ये भी पूछ लिया जाता है, और भी विकल्प रहेंगे लेकिन उसमें श्रीनगर रहेगा, तो श्रीनगर उसमें शामिल नहीं है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इनके बारे में जो पूछा जाता है कि रणजीत सिंह जो है वह किस मिसल से संबंधित है? तो सिख संप्रदाय के अंतर्गत अलग अलग मिसल होती हैं। तो ये जो है सुकर चकिया मिसल से थे, इसी मिसल से संबंधित थे राजा रणजीत सिंह। और इन्होंने जो है लाहौर में चूँकि इनकी राजधानी थी वहीं पर इन्होंने अदालत ए आला की स्थापना किया था। और इनका एक कथन है, वो भी बहुत बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि इनका यह कथन था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आँख की रोशनी ले ली। तो यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी एक आंख खराब थी और इन्होंने इसीलिए इसी संदर्भ में कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी को एक ही निगाह से देखूं, सब धर्मों को एक ही निगाह से एक समान देखूं, इसलिए भगवान ने मेरी एक आंख की रोशनी छीन ली है।
तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब जो है इनके बारे में ये 3-4 प्रश्न हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बार जो है अलग अलग परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं। तो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इन्होंने किससे प्राप्त किया था? तो इन्होंने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। और शाह शुजा से कैसे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए इनसे सहायता मांगा था और इसके बदले में इन्होंने कोहिनूर हीरा को भेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो टीपू सुल्तान जो है वह उन्होंने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान जो है इन्होंने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम बनाई थी और बाद में जब तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, थर्ड आंग्ल मैसूर, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 से 92 के बीच में। तो इसमें क्या होता है कि अंग्रेज विजयी होते हैं और यहाँ पर टीपू सुल्तान की पराजय होती है। इस पराजय के बाद ये जो है टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम की संधि करते हैं और इस संधि के परिणाम स्वरूप टीपू को अपना लगभग आधा राज्य अंग्रेजों को दे देना पड़ता है और युद्ध हार जाने के रूप में भी उनको 3 करोड़ रुपया देना पड़ता है। और जब तक वो पैसा नहीं देते हैं हार जाने का, तब तक इनके जो 2 पुत्र हैं, इनके पुत्रों को वहाँ पर बंधक बना के रखा जाता है अंग्रेजों के द्वारा कि जब आप पैसा दोगे तभी अपने बच्चों को छुड़ा कर ले जा सकते हो। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? अब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो इसके संदर्भ में 2 बातें पूछी जाती हैं जो कि कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती हैं। एक तो भारत का पहला गवर्नर जनरल और दूसरा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो है यह वारेन हेस्टिंग्स बनता है, यह बंगाल का, और इसे जो है 1774 में पहला जो है गवर्नर जनरल बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर भारत का प्रथम गवर्नर पूछा है, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो हैं वह थे विलियम बेंटिंग। यह जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और ये बनाए जाते हैं 1833 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक है वह माना जाता है लॉर्ड क्लाइव को, और इसी के समय में ही 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था और इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और इसका नेतृत्व भी जो है लॉर्ड क्लाइव ने ही किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त किया? तो किसने जो है यहाँ पर द्वैध शासन प्रणाली समाप्त किया था? तो बंगाल में द्वैध शासन जो है यह लगाया गया था, अगर लागू किया गया क्लाइव के द्वारा, और इसको समाप्त किया गया था हेस्टिंग्स के द्वारा। तो यहाँ पर द्वैध शासन प्रणाली समाप्त करने के बारे में पूछा गया है। तो 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने जो है बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। और इस नेक्स्ट है, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो लागू की गई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। नेक्स्ट है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन सा था? तो इस पे जो है कई पहला मराठा सरदार, पहला भारतीय राज्य, पहला भारतीय शासक, तो इस तरह से कई प्रश्न इस पे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि वेलेस्ली की जो सहायक संधि है वो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार के बारे में पूछा गया है। तो पहला मराठा सरदार जो है वह पेशवा बाजीराव सेकंड था। और इसके बाद एक और प्रश्न पूछा जाता है कि पहला शासक कौन था? तो पहला शासक जो है यह अवध का नवाब था। और यह भी पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय राज्य कौन था? तो प्रथम भारतीय राज्य जो है वह हैदराबाद था। वहाँ के निजाम ने इस संधि को सबसे पहले स्वीकार किया था। तो इस पे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर मराठा सरदार पूछते हैं तो बाजीराव सेकंड, शासक पूछते हैं तो शासक जो है अवध के नवाब थे, और राज्य पूछता है कि पहला राज्य कौन था जिसने जो है सहायक संधि को स्वीकार किया? तो वह दक्षिण का जो हैदराबाद है उसने सबसे पहले जो है सहायक संधि को स्वीकार किया।
अब आगे प्रश्नों को देखते हैं कि ठगी का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो भारत में जो ठगी चल रही थी, तो ठगी का उन्मूलन जो है नेतृत्व करता जो है वह कैप्टन स्लीमैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था। तो सती प्रथा को गैर कानूनी इसमें से विलियम बेंटिंक ने घोषित किया था। नेक्स्ट है, जेम्स एंड्रयूज रेमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का नाम था। तो यह नाम जो है लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम था और इसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता था। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी। तो भारत में पहली जो रेलवे लाइन है वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी, वह था लॉर्ड डलहौजी। और जो कंपनी थी जिसने रेलवे लाइन का निर्माण किया था या बिछाया था, वह कंपनी का नाम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी और यह बिछाई गई थी 1853 ईस्वी में। और यह भी पूछा जाता है कि कहाँ से कहाँ के बीच में, तो यह बम्बई से ठाणे के बीच में इसे बिछाया गया था और यहीं पर पहली बार जो है रेलवे चलाई गई थी। है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी जो है कब नियुक्त किया गया था। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी अर्थात यहाँ की जो शासिका है वह नियुक्त किया गया था 1 जनवरी 1877 को। जब दिल्ली दरबार आयोजित किया जाता है तो इसी दिल्ली दरबार में जो है इनको भारत की जो है साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था, अर्थात यहाँ की जो महिला सम्राट हैं उनको यहाँ का नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी और यह स्थापना किस लिए की गई थी कि जो देशीय जो यहाँ के भारतीय नरेश थे, राजा थे और राजकुमार और उनके सामंत थे और उनके पुत्र थे, तो उनको सैनिक शिक्षा के लिए जो है भारत में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बन सकूं। यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है यह कर्जन का है, लॉर्ड कर्जन ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट है, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था। तो अस्थाई बंदोबस्त जो है भू राजस्व की वसूली के लिए यह जमींदारों के साथ किया गया था और किसके समय में किया गया था। तो यह कॉर्नवालिस के समय में यह किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार में अस्थाई बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था। तो बिहार में अस्थाई बंदोबस्त लागू करने का जो कारण था वह भू राजस्व का निर्णय करना था या भू राजस्व की वसूली का निर्धारण करना था। और जैसा कि हमने बताया कि इसे परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है और यह जो है कॉर्नवालिस के समय 1793 ईस्वी में इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम के अधीन कब लाया गया था। तो बंगाल और बिहार में जो किराएदार थे उनके अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम के अधीन लाया गया था 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट है, वह प्रथा जिसके तहत किसान जो है वह स्वयं का भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो ऐसी जो व्यवस्था थी वह क्या कहलाती थी। तो यहाँ पर अंग्रेज़ों के समय में उत्तर भारत और दक्षिण भारत यहाँ पर दो अलग अलग व्यवस्थाएं चलती थी, हालांकि दोनों एक समान ही थी। जैसे उत्तर भारत में जमींदारी व्यवस्था थी। तो जमींदारी व्यवस्था में क्या होता था कि जो अंग्रेज होते थे वह ज़मीन का एक तरह से ठेकेदार बना देते थे ज़मींदारों को। तो ज़मींदार क्या करते थे कि जो उनके क्षेत्र में जो भी ज़मीनें होती थी उन सारी ज़मीनों को जो है वह किसानों को दे देते थे। तो किसान उस पर खेती करता था और खेती के बाद उस पर जो है लगान ज़मींदार को देता था। तो ज़मींदार उसके बाद जो है ये लगान की जो धनराशि है वह सरकार के पास या ब्रिटिश जो उस समय गवर्नर जनरल या जो भी थे उनके पास पहुंचाता था। लेकिन दक्षिण भारत में क्या था कि दक्षिण भारत में इन बीच के जो दलाल थे ज़मींदार, इन दलालों को हटा दिया गया था और वहां पर
किसानों को सीधा जो है भूमि का मालिक बना दिया गया और जो किसान थे वो सीधा जो अपनी उपज है उसके हिसाब से भू राजस्व का जो भुगतान जो है सीधे सरकार को करते थे। तो यह जो व्यवस्था थी वह रैयतवाड़ी व्यवस्था कहलाती थी और दक्षिण भारत में प्रचलित थी और उत्तर भारत में यह जमींदारी व्यवस्था प्रचलित थी। नेक्स्ट है पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया था सन 1900 ईस्वी में। और इसमें क्या हुआ था कि इस अधिनियम को पारित करके कृषकों की भूमि को गैर कृषकों के पास ट्रांसफ़र करने की जो व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी जो कि प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए थे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि वह किस के टिकट पर वहाँ पर चुनकर गए थे। तो वह उदारवादी दल अर्थात लिबरल पार्टी के टिकट पर वहाँ पर चुनकर गए थे। तो इनके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं जिनको जानना जरूरी है। जैसे इनकी पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह एक इनकी इम्पॉर्टेंट किताब है और ये बहुत बार ये पूछी गई है। इसके अलावा इन्होंने ड्रेन थियरी एक दी कि जो भारत में धन का बहिर्गमन है वह किस प्रकार से हो रहा है, अर्थात जो भारत का धन है वह किस प्रकार से निकलकर ब्रिटेन को जा रहा है। इसीलिए इन्होंने जो है यह ड्रेन थ्योरी दी। और नेक्स्ट है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। तो अब हम 1857 की क्रांति तक पहुंच गए हैं। इसमें जो है काफ़ी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इस क्रांति का बिहार में बहुत महत्वपूर्ण जो है प्रभाव पड़ा, तो इसलिए यहाँ से भी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एक राइफल थी जिसका नाम था एनफील्ड। तो यह शामिल कब की गई थी। तो यह दिसंबर 1856 में शामिल की गई थी। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई थी। तो यह सबसे पहले शुरू हुई थी मेरठ से। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह का जो नेतृत्व है उसे लखनऊ में किसने किया। तो लखनऊ में जो है इसका नेतृत्व अवध की बेगम ने किया था जिनका नाम हजरत महल था। तो इन्होंने जो है यहाँ पर इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे। तो कुंवर सिंह जो है वह बिहार के बहुत ही महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और यह इनके संदर्भ में हर बार हर परीक्षा में एक प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है जो कि कुंवर सिंह से संबंधित रहता है। तो अब यह जो है 2018 पीसीएस में पूछा गया है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ किस जगह से शामिल हुए। तो अभी तक तो राज्य पूछा जाता था लेकिन यहाँ पर जिला पूछ लिया गया था। तो यह आरा जिला से शामिल हुए थे बिहार में 1857 के विद्रोह में। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था। तो यहाँ पर उनके नेता थे बाबू कुंवर सिंह। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 30 जनवरी 1858 तक जो है कौन सा केंद्र था। तो यह जो केंद्र था जगदीशपुर जो है 1857 का जो विद्रोह हुआ इसमें 15 जुलाई से लेकर 30 जनवरी तक जो है इसका सेंटर जगदीशपुर बना रहा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो यह प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। तो यह यहाँ पर सबसे कट्टर दुश्मन जो है मौलवी अहमदुल्लाह शाह थे और इन्होंने 1857 के विद्रोह में फैजाबाद में अपना नेतृत्व प्रदान किया। यह मूलतः भारत के उत्तर भारत के नहीं थे बल्कि यह दक्षिण भारत के तमिलनाडु के मूलतः रहने वाले थे, लेकिन ये फैजाबाद में आकर बस गए थे और उन्होंने भारत में विभिन्न जो धर्मानुयायी हैं, अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं, उन सबका आह्वान करते हुए कहा था कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से खदेड़ दो। तो इनके खिलाफ जो है 50,000 रुपये का जो है इनाम भी रखा गया था उस ज़माने में।
तो यही इसीलिए कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के 1857 के विद्रोह के टाइम में अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा जो दुश्मन था वह मौलवी अहमदुल्लाह शाह थे। नेक्स्ट है 1857 के जो विद्रोह है उसको किसने देखा था? तो मिर्ज़ा गालिब जो थे, उस जो कि कवि और शायर थे, तो इन्होंने जो है 1857 के विद्रोह को स्वयं अपनी आंखों से देखा था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया? तो यह जो है कई बार ये मिलान करने के लिए या 3-4 विकल्प दे देगा, उसमें ये पूछेगा कि पहला दूसरा, दूसरा पहला, चौथा कौन कौन से इसमें सही हैं। तो इसमें से पूछा गया है कि किसने भाग नहीं लिया था, तो इसमें से जो साहूकार थे और ज़मींदार थे, तो यही लोग तो उस समय सामान्य जनता का जो खून चूसने वाला काम करते थे, तो इनको जो है 1857 की क्रांति से कोई लेना देना नहीं था, इसीलिए इन्होंने भाग नहीं लिया। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित था वह खेतिहर मजदूर था और किसान था, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो भाग लेने वाला वर्ग था वह खेतिहर मजदूर और किसान था, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी का शोषण हो रहा था और शोषण करने वाला जो है ज़मींदार था और साहूकार था। तो यही जो है इसीलिए इन्होंने लोगों ने भाग नहीं लिया। बाद में जब विद्रोह होता है तो कृषक और जो खेतिहर मजदूर हैं वह मौका पाकर साहूकारों को और ज़मींदारों के ऊपर भी हमला करते हैं। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग प्रभावित नहीं था? तो जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उसमें जो है दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर ये सब बहुत प्रभावित थे, लेकिन मुंगेर पर उतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ा था। अब 1857 के विद्रोह में कौन से व्यक्ति ने कहां से भाग लिया, इसको हम देखते हैं कि इसमें लखनऊ की से जो है बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहेब, फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह जिन्हें अहमदुल्लाह शाह भी कहा जाता है, इन्होंने भाग लिया। आरा जो कि बिहार का ज़िला है, वहाँ से बाबू कुंवर सिंह, दिल्ली से कई लोगों ने भाग लिया था। इसमें बख्त खान, नवाब हामिद अली खान, बहादुर शाह जफ़र, उनकी पत्नी जीनत महल, इन सब ने जो है इसमें शामिल हुए थे। अब इसमें विकल्प के अनुसार रहेगा कि कौन सा इसमें विकल्प में शामिल रहता है, तो उसी हिसाब से हम उत्तर लगाएंगे। दिल्ली वाला जो है ध्यान रखना आवश्यक है। इसके अलावा बरेली से खान बहादुर थे, झांसी से मणिकर्णिका थी, इनका असली नाम मणिकर्णिका है, लेकिन इनको आम भाषा में रानी लक्ष्मीबाई ही कहा जाता है। असम से मनीराम दीवान थे। अब 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है वह लॉर्ड कैनिंग था और ब्रिटेन में उस समय जो प्रधानमंत्री था वह विस्काउंट पामस्टन था। तो ये जो है दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं कि भारत में उसमें गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विस्काउंट पामस्टन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन ए है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यह ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। तो यह कथन बिल्कुल सही है कि यह जो स्वतंत्रता संग्राम था वह स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। इसका कारण क्या था? कारण यह था कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा रहे थे। तो इसीलिए जो है ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था उसमें सफलता नहीं मिली थी। तो यहाँ पर पहला और ए और आर ये दोनों सही हैं और आर जो है जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है रानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1857 का जब विद्रोह होता है तो इस विद्रोह के बाद रानी विक्टोरिया उस समय वहाँ की महारानी थी। उन्होंने 1 नवंबर 1858 को भारत का जो भारतीय प्रशासन का नियंत्रण है वह कंपनी को हटा करके उसके स्थान सीधे जो है उसको ब्रिटिश नियंत्रण में ले लेती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो जब 1857 का विद्रोह होता है तो उसके बाद जो है एक आयोग पील आयोग का गठन किया जाता है। तो पील आयोग के द्वारा भारत में जो फौज का जो गठन होगा वह किस प्रकार से होगा, इसको जो है मैनेज करने के लिए पील आयोग का गठन किया गया था। और
मेजर जनरल जोनाथन पील जो है इसके अध्यक्ष थे। और यहाँ पर इनके द्वारा यह रिकमेंड किया गया कि सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो चूंकि 1857 के विद्रोह से पहले जो ब्रिटिश सिपाही थे वो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल इधर के ब्राह्मण ही हुआ करते थे। लेकिन जब यह विद्रोह होता है तो उसके बाद जो है सरकार ने सिपाहियों का चयन में जो वरीयता दी थी वह गोरखा, सिख और पंजाबियों को दिया था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ। तो 1857 के विद्रोह के ठीक बाद जो है अर्थात 1857 के विद्रोह के बाद 1859-60 में बंगाल में जो विद्रोह होता है वह नील विद्रोह होता है। और सन्यासी विद्रोह यह जो है काफ़ी पुराना है, यह 1763 से 1800 तक चलता है। नेक्स्ट है नील कृषकों की दुर्दशा पर एक पुस्तक नील दर्पण जो है किसने लिखा था। तो नील दर्पण नामक पुस्तक जो है यह दीनबंधु मित्र ने लिखा था। नेक्स्ट है मुंगेर के बहरिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था। तो मुंगेर के बहरिया ताल विद्रोह जो हुआ था उसका उद्देश्य जो है वह बाकास्त भूमि की वापसी की मांग करने के लिए यह विरोध हुआ था। नेक्स्ट है कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। तो कूका आंदोलन का जो है संगठित करने वाले व्यक्ति गुरु राम सिंह थे। नेक्स्ट है पागल पंथ की स्थापना किसने की थी। तो पागल पंथ की जो है अर्ध धार्मिक संप्रदाय था और यह वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित था। तो इसकी जो स्थापना करने वाले थे वह करम शाह थे, अर्थात इसकी स्थापना करम शाह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फराजी कौन थे। तो फराजी जो है यह हाजी शरीतुल्लाह के अनुयायी थे। और फराजी विद्रोह जो है यह कहाँ हुआ था। तो यह बंगाल में हुआ था। और इस विद्रोह का नेता कौन था तो ये पूछा जाता है कई बार। तो इसका नेता जो है वह दादू मियाँ थे। दादू मियाँ इस विद्रोह के नेता थे और फराजी जो है हाजी शरीतुल्लाह के अनुयायी थे। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किससे संबंधित था। तो रामोसी कृषक जत्था जो है यह वासुदेव बलवंत फड़के से संबंधित था। नेक्स्ट है रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इकाई इलाके में हुआ था। तो यह हुआ था पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट में भी जो है रामोसी जात के लोगों ने 1822 ईस्वी में इन्होंने विद्रोह किया था। और पश्चिमी घाट में भी यह महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाली जनजाति कौन थी। तो खोंद जनजाति थी। तो खोंद जनजाति जो है यह कहाँ पाई जाती थी। तो यह बंगाल से लेके तमिलनाडु तक के क्षेत्र में यह फैली हुई थी। इसके अलावा बंगाल और मध्य भारत का जो पहाड़ी एरिया है वहीं पर यह रहती थी। और इन्होंने जो है मानव बलि की प्रथा इनके यहाँ एक रूढ़ी थी, प्रथा थी। और उसी का जो है अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया। तो उसी के कारण इन्होंने विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। तो यह जो है पश्चिमी घाट में हुआ था। नेक्स्ट है बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था। तो बघेरा का जो विद्रोह है यह बड़ौदा में हुआ था। बड़ौदा में 1818 ईस्वी में यह विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो यहाँ पर जो दिया गया स्थान है इसमें से जो बिहार वाला क्षेत्र है यहाँ पर आदिवासियों के द्वारा सबसे ज़्यादा विद्रोह किया गया। तो इसमें से छोटा नागपुर वाला क्षेत्र जो है इसी के अंतर्गत आता है। इसमें हो जनजाति थी। इसके अलावा
मुंडा जनजाति थी, तो इन्होंने जो है यहाँ पर विद्रोह किया था। तो दोस्तों इस प्रकार से यह 5वां वीडियो कंप्लीट हुआ और अभी तक हमने 250 प्रश्नों को सॉल्व किया है। आगे यह जो सीरीज है यह निरंतर चलती रहेगी और हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक प्रश्न आपको प्रोवाइड कराएं, ताकि आप जो है अपनी तैयारी और बेहतर कर पाएँ हमारे साथ। तो आप जो है चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।